अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 601 के लेक्चर नंबर 22 को देखेंगे, जिसमें हमने गाइडलाइंस फॉर अप्रोचिंग लेंडर्स का थर्ड पार्ट पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है कमर्शियल इन्फॉर्मेशन। कमर्शियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? याद रखिएगा, कमर्शियल इन्फॉर्मेशन का मतलब वो तमाम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बैंक को दिखाई जाती हैं जब आप लोन या क्रेडिट लेना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स बुक आ जाता है। यानी अगर आप बैंक से इसलिए लोन लेना चाहते हैं कि आपको कोई बड़ा या प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में ऑर्डर की डिटेल होनी चाहिए, कस्टमर्स के लेटर्स या ईमेल्स होने चाहिए, सप्लायर्स की कोटेशंस होनी चाहिए, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, अपनी कॉस्टिंग और प्रॉफिट कैलकुलेशंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बैंक को दिखाया जाता है ताकि बैंक को यकीन हो जाए कि आपका बिजनेस जेन्युइन है और आप लोन वापस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऑर्डर एक्सपोर्ट का हो यानी माल किसी दूसरे मुल्क भेजना हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बैंक ये भी देखता है कि सप्लायर और ओवरसीज़ बायर के पेमेंट मेथड्स किस तरह के हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बैंक से मशवरा करना है। यानी कि सप्लायर या कस्टमर के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बैंक से क्रेडिट और पेमेंट मेथड के बारे में जो है वो ज़रूर बात करें। इसकी वजह ये है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट की कंडीशंस पहले से लिखी होती हैं। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और बाद में पता चले कि बैंक उस तरह की फैसिलिटी नहीं दे सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बदलना मुश्किल हो जाता है। इससे बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। स्टूडेंट, बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस के फ्यूचर प्लान्स लिखे होते हैं। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हो गई, अगले 3 से 5 साल के एक्सपेक्टेड इनकम यानी रिवेन्यू हो गया, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंडिचर्स हो गए। जब आप बैंक या फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलते हैं तो बिज़नेस प्लान दिखाना बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होता है। इससे बैंक को लगता है कि आपने अपना बिज़नेस अच्छी तरह प्लान किया हुआ है। क्लियर? अगर आपके पास बिज़नेस प्लान नहीं है तो आपको ख़ुद बनाना चाहिए। ये सिर्फ बैंक के लिए ही नहीं बल्कि आपके अपने बिज़नेस को समझने और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, बिज़नेस प्लान बनाने के लिए आप अपने अकाउंटेंट या कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं। सो आपने याद रखना है कि एक अच्छा बिज़नेस प्लान बैंक का ट्रस्ट हासिल करने और बिज़नेस की बेहतरीन प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एन आउटलाइन ऑफ अ बिजनेस प्लान फॉर अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी से मुराद वो लोन या क्रेडिट है जो बैंक बिज़नेस को रोज़ाना के खर्चे जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना हो या सैलरीज देनी हो और दूसरे जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए देता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे द बिज़नेस। बिज़नेस प्लान का जो पहला हिस्सा है वो क्या है? द बिज़नेस होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पॉन्सर्स एंड शेयर होल्डर्स होती हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के ओनर्स, स्पॉन्सर्स और शेयर होल्डर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसके बाद बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी बताई जाती है, यानी कंपनी कब शुरू हुई, किस मकसद से बनी और अब तक किस तरह ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर आ जाता है परफॉर्मेंस टू डेट। ठीक है, यानी इसमें जो है वो की फिगर्स बताए जाते हैं। इसमें कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जैसे सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गया और दूसरे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर्स हो गए। क्लियर? लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ बताई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कंपनी के फ्यूचर गोल हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब उन गोल्स को हासिल करने का प्लान है और पॉलिसीज़ का मतलब कंपनी के रूल्स और वर्किंग मेथड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है रिव्यू ऑफ पास्ट टर्नओवर एंड फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, बिजनेस प्लान का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, ये और सबसे पहले पिछले साल की सेल्स का एनालिसिस किया जाता है इसमें, यानी इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री और किस कस्टमर को कितनी सेल्स हुई। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कस्टमर्स को कितने क्रेडिट जो है वो पीरियड दिए गए और उन्होंने पेमेंट टाइम पर की या नहीं,
और कितना पैसा बैड डेबिट बन गया। बैड डेबिट क्या होता है? इसका मतलब होता है वो पैसा जो कस्टमर से वापस ना मिल सके, वो क्या कहलाता है? बैड डेबिट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फर्म ऑर्डर्स और जो है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, यानी कंपनी को कितने कंफर्म्ड ऑर्डर्स मिल चुके हैं और फ्यूचर में मज़ीद ऑर्डर्स मिलने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, आखिर में कस्टमर क्रेडिट वर्थिनेस और पेमेंट रिस्क चेक किए जाते हैं। क्रेडिट वर्थिनेस का मतलब ये देखना कि कस्टमर फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं कि वो टाइम पर पेमेंट कर सके। पेमेंट रिस्क का मतलब पेमेंट लेट होना या ना मिलने का ख़तरा होना। ठीक है, इसके बाद समझ आती है द मार्केट पर। स्टूडेंट, मार्केट से मुराद वो जगह या इन्वायरमेंट है जहाँ कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है। बिजनेस प्लान में मार्केट का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में देखा जाता है कि डिमांड यानी कि प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत या डिमांड है। ठीक है, सप्लाई यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। प्राइसिंग देखी जाती है, यानी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर्स तक किस तरह पहुंचाया जाता है। मार्जिन्स और प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, यानी कि कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलता है। कंपटीशन देखा जाता है, मतलब मार्केट में और कितनी कंपनीज यही प्रोडक्ट बेच रही हैं। और ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि यानी कि मार्केट में नए चेंजेस और फ्यूचर का रुझान क्या है। ये तमाम इंफॉर्मेशन बिजनेस को बेहतर प्लानिंग करने में मदद देती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, यानी अगर कंपनी ख़ुद प्रोडक्ट बनाती है तो बिज़नेस प्लान में बताया जाता है कि प्रोडक्ट किस टेक्निक या प्रोसेस से तैयार होता है। और अगर कंपनी सिर्फ ख़रीद कर बेचती है तो भी बताया जाता है कि प्रोडक्ट कहाँ से और किस तरीके से परचेज़ किया जाता है। ठीक है, देन आ जाता है इनपुट्स। इनपुट से मुराद वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए या रॉ मटेरियल किन सप्लायर से लिए जाते हैं और इनकी कॉस्ट कितनी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट को समझने में मदद करती हैं। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, बिजनेस प्लान का जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बताया जाता है, यानी कंपनी में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। और ऑर्डरिंग, इनवॉइसिंग और बैक ऑफिस प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग का मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेना और प्रोसेस करना है। इनवॉइसिंग का मतलब कस्टमर्स को बिल या इनवॉइस देना है। बैक ऑफिस प्रोसीजर्स में से मुराद वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो ऑफिस के अंदर होते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स रखना, अकाउंट्स मेंटेन करना और डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल डाटा, प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स एंड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। स्टूडेंट, ये बिज़नेस प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें कंपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर रिजल्ट्स बताती है। स्टूडेंट, इसमें जो है प्लान कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इससे मुराद ये है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो पैसा जो कंपनी मशीन्स, बिल्डिंग्स या नए इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च करती है। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद रोज़ाना बिजनेस चलाने के खर्चे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना, सैलरीज देना और बिल्स पे करना। सो बिज़नेस प्लान में बताया जाता है कि इन दोनों चीज़ों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। फिर जो इसमें जो हमें बताया गया कि रिक्वायरमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट फैसिलिटी एंड पेमेंट मेथड्स, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कि बैंक से थोड़े अरसे के लिए लोन या क्रेडिट लेना। यानी बिज़नेस प्लान में बताया जाता है कि कंपनी को कितने अमाउंट का शॉर्ट टर्म लोन चाहिए और उस लोन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाता है कि सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ पेमेंट किस तरीके से की जाएंगी, और जैसे कि कैश हो गया, चेक हो गया या बैंक ट्रांसफ़र या लेटर ऑफ क्रेडिट से। ठीक है, इसके बाद जो बताया गया है कि कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शंस, यानी स्टूडेंट्स कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी में पैसा कब आता है और कब खर्च होता है। ठीक है, बिजनेस प्लान में ये दिखाया जाता है कि कंपनी के पास डेली या मंथली ऑपरेशंस के लिए कैश का फ्लो ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, इसके बाद जो बताया गया ये है कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी प्रोजेक्टेड का मतलब फ्यूचर का एस्टिमेट करना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंदाज़ा लगाया जाता है कि फ्यूचर में कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। बैलेंस शीट में कंपनी के असेस्ड लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी का जो है वो फ्यूचर एस्टिमेट दिखाया जाता है।
ये सब फिगर्स बैंक को कंपनी की फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन समझाने में मदद देते हैं। फिर जो बताया गया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नेट फॉरेन करेंसी अर्निंग्स। स्टूडेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट से कंपनी और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। अगर कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन कंट्रीज़ से जो पैसा आता है उसे नेट फॉरेन करेंसी अर्निंग्स कहते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, याद रखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जो ये चेक करती है कि कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं और उससे प्रॉफिट होगा भी या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, फिजिबिलिटी स्टडी कब तैयार की जाती है? याद रखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी आमतौर पर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। इसका मकसद बैंक या दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाना होता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है और लोन वापस किया जा सकता है। ठीक है, और नए प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। ये पैसा मशीन्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स ख़रीदने के लिए चाहिए होते हैं। इस सूरत में बैंक से लोन लेने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैंक को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। याद रखिएगा, बैंक के साथ मीटिंग्स के वक्त सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी ही नहीं बल्कि अगर आपने किसी और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया है तो उसके ड्राफ्ट या एक्चुअल लोन एग्रीमेंट्स की कॉपीज़ भी देनी होती हैं। बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को इसलिए देखता है ताकि उसे पता चले कि पहले से कोई लोन की कंडीशंस तो नहीं है। ठीक है, और लोन एग्रीमेंट की कंडीशंस कैसे, यानी समटाइम पहले लोन एग्रीमेंट में ये कंडीशन होती है कि आप किसी दूसरे बैंक से लोन नहीं ले सकते या अगर लेते हैं तो पहले बैंक का जो है वो हक ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी या स्टॉक नए बैंक के पास गारंटी के तौर पर ना रख सकें। ऐसी सिचुएशन में बैंक को सिर्फ सेकंड चार्ज या कम सिक्योर गारंटी दी जा सकती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान का फॉर्मेट काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। दोनों में बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और फ्यूचर प्लान्स दिए जाते हैं। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी का फोकस ये होता है कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल है या नहीं, जबकि बिजनेस प्लान पूरे बिजनेस की प्लानिंग और मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस बारे में। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं चेकलिस्ट फॉर फिजिबिलिटी स्टडी। स्टूडेंट, चेकलिस्ट का मतलब है उन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट जो फिजिबिलिटी स्टडी में शामिल होनी चाहिए। जैसे कि पहला जो पॉइंट बताया गया है द बिजनेस। ठीक है, इसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहले स्पॉन्सर्स और शेयर होल्डर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कंपनी के ओनर्स और इन्वेस्टर्स कौन है उनके बारे में बताया जाता है। इसके बाद बैकग्राउंड और हिस्ट्री बताई जाती है, यानी कंपनी कब शुरू हुई, किस मकसद से बनी और अब तक जो है वो किस तरह काम कर रही है। फिर परफॉर्मेंस टू डेट बताई जाती है। ठीक है, और फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस प्लान में बताई गई थी ये। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोग्राम एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आ जाता है, यानी बिजनेस प्लान में बताया जाता है कि बायर कौन है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, कितनी क्वांटिटी भेजी जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, शिपमेंट कब और किस स्केड्यूल के मुताबिक होगी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, शिपिंग टर्म्स क्या होंगी, यानी माल किस तरीके से और किन कंडीशंस पर भेजा जाएगा, पैकिंग किस तरह की होगी, इंस्पेक्शन कैसी होगी, यानी माल की चेकिंग का प्रोसेस क्या होगा और दूसरी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ भी मेंशन की जाती हैं। यानी इसके बाद बताया जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मशीन्स या इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये भी लिखा जाता है कि ये इक्विपमेंट कहाँ से ख़रीदा जाएगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है द मार्केट, यानी कि इसमें जो है वो मार्केट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्लियर। और इसके बाद मार्केट का जो समरी दिया जाता है वो ये होता है, इसमें देखा जाता है डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, मार्जिन्स और प्रॉफिट्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, ट्रेंड्स जिसके हमने जो है वो बिजनेस प्लान में पढ़ा था। क्लियर। इसके बाद उसमें आ जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, यानी अगर कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी प्रोडक्शन टेक्निक्स बताई जाती हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़। और फिर इनपुट्स आ जाता है, इनपुट से मुराद वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, और इसमें भी बताया जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल किन सप्लायर से मिलेगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी।
देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इस सेक्शन में कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बताया जाता है, यानी कंपनी में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे ऑर्डरिंग हो गई, इन्वॉइसिंग हो गई, बैक ऑफिस प्रोसीजर्स वगैरह हो गए। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट, इंसेंटिव्स एंड प्रोमोशनल स्कीम्स, यानी अगर कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिल सकती हैं। इसमें जैसे कि शामिल होती हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इससे मुराद होता है कि यानी एक्सपोर्ट करने पर मिलने वाला बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट प्रीमियम्स यानी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवार्ड्स, कंसेशनरी लोन्स यानी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाले लोन्स। ये तमाम फैसिलिटीज़ बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करती हैं। देन आ जाता है फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, बिजनेस प्लान का आखिरी हिस्सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। इसमें बताया जाता है कैपिटल और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में। ठीक है, कैश फ्लो, कैपिटल और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में, कैश फ्लो हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोजेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नेट फॉरेन करेंसी अर्निंग्स वगैरह होगी। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।